Good afternoon, students. Now we start a new chapter, lesson 10. ये आगे तक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको 9th 10th और 11th में भी काम आएगा। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। लेसन 10 हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो नो इस चैप्टर के अंदर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स बता देता हूँ क्या क्या आएगा। रेस्पिरेशन आएगा, ब्रीदिंग आएगी, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आएगा, उसके बाद ब्रीदिंग इन द अदर एनिमल्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन प्लांट्स। तो ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे हम। तो रेस्पिरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, हमारे लाइफ के बहुत सारे प्रोसेस हैं जैसे आपका डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, और तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये भी है रेस्पिरेशन। तो वाई डू वी नीड रेस्पिरेशन, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें रेस्पिरेशन करने की। एक्चुअल में जितनी मशीन्स हैं उन सबको फ्यूल की ज़रूरत है और फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हमारी जो बॉडी है वो भी एक मशीन की तरह है। जो फूड हम खा रहे हैं वो एज ए फ्यूल है और जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो उसको जलाने का काम करती है। और ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर बॉडी के अंदर पहुंचती है। जब हम ब्रीथ करते हैं तब ये अंदर पहुंचती है और सेल पर जा कर के जो फूड हमारा डाइजेस्टेड फूड पहुंचा हुआ सेल पर उसको बर्न करती है और एनर्जी रिलीज करती है। तो ऑल लिविंग नीड्स एनर्जी टू डू वर्क, जस्ट ए मशीन नीड एनर्जी टू रन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर, सब के सब, यानी यूनिसेलुलर को भी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं यूनिसेलुलर को एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन अपनी बॉडी सरफेस से ले सकते हैं, उनको लंग्स की या उनको और दूसरे ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक द ह्यूमन बींग्स हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं, उनको हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने की जरूरत होती है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बेटा इनको अंडरलाइन कर लिया करें आप। सेल जो हमारी स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी की, जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, ये सेल परफॉर्म द वेरियस फंक्शन ऑफ द लाइफ। हमारी जो सेल्स हैं ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है लाइफ के, सच एज द न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस सेल नीड एनर्जी। और जिन सब सारे फंक्शन को कराने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी वो लेती है फूड से। फूड मैंने पहले ही बताया आपको कि फूड जो है एक फ्यूल का काम करता है। तो आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी व्हेन वी आर ईटिंग, रनिंग, रीडिंग और इवन वी आर स्लीपिंग। हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे हम रीड कर रहे हों, चाहे हम सो रहे हों, इवन अगर सो भी रहे हैं तब भी हमारी बॉडी के अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंटिन्यू रखने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वेयर द एनर्जी कम फ्रॉम, क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि ये एनर्जी कहाँ से निकल के आती है, कहाँ से मिल रही है हमें एनर्जी। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द बॉडी फ्रॉम द फूड वी ईट। ये एनर्जी फूड से ही प्रोड्यूस होती है जो हम खाते हैं। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और यही फूड एनर्जी को स्टोर रखता है और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके थ्रू से रिलीज़ करता है और यही एनर्जी हमारी बॉडी कंज्यूम करके सारी एक्टिविटीज़ जो लाइफ की हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको कराती है, परफॉर्म कराती है। देयरफॉर वी रेस्पायर टू प्रोड्यूस एनर्जी नीड बाई बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। तो इसीलिए हमें रेस्पायर करने की ज़रूरत पड़ती है, ब्रीदिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो व्हेन वी ब्रीथ वी टेक ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट द एयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो हम बहुत सारी ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं। हमारे जो लंग्स हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, लंग्स, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बनी है, सेल के अंदर बनी है एज ए वेस्ट, उसको रिलीज कराएंगे और बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो इन द सेल ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। अब जो ग्लूकोज हमने खाया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वो सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गए, सेल पर पहुंच गए ग्लूकोज की फॉर्म में, C6H12O6 की फॉर्म में, और अब ऑक्सीजन उसे ऑक्सीडाइज करेगी और एनर्जी को रिलीज कराती है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अब खाली एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या आपका वाटर है। हम अपने किचन में भी देखें, अगर हम फूड बनाते हैं तो हमारे किचन में भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाते हैं। पॉलीथीन है, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स है, छिलके वेजिटेबल्स के, और आपने देखा होगा कि आटा अगर
कि रोटी बना रहे हैं तो वो भी कहीं बिखरा हुआ है, फिर उसे हम साफ़ करते हैं। वही हल सेल का भी है। सेल भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देती है। अगर उनको अपने अंदर ही स्टोर करके रखेगी तो डैमेज होने का खतरा है, सेल डेड हो सकती है। तो पॉइजनस सब्सटेंसेज हैं, ये हार्मफुल तो है ही है, साथ साथ पॉइजनस भी हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अंडरलाइन करना बेटा इसको। वो प्रोसेस जिसमें फूड टूट रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है सेल के अंदर, इट इज़ नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन एज इट टेक प्लेस इन साइड द सेल, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है इसलिए हम उसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब है टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन। हमारे दो तरह के रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक क्या है और एनारोबिक? एरोबिक मीन्स द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो हम उसे नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर भी सेल्स में कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और उससे भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो दो तरह के मैंने बताए। तो रेस्पिरेशन टू टाइप्स, अंडरलाइन करना है बेटा, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बेटा मैं पिक भेजूंगा इसकी आपको, और अंडरलाइन भी हो रही हैं, इनको भी आप उसमें नोटबुक में नोट जरूर कर लें, क्योंकि इस पर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं अंदर से, जो कि अक्सर नहीं मिलेंगे। एक बार को आप अंडरलाइन को जरूर पढ़ें। तो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। हमने बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जबकि एनारोबिक में बहुत कम एनर्जी निकलती है। इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज या रिएक्शन दे रखी बेटा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये हमारा हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने पहले बताया विदाउट ऑक्सीजन। अगर रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के हो रहा है तो उसे हम नाम देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ बेटा, ये डेफिनेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया और कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन हुआ फूड का, लेकिन इसमें अनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन हुआ। इट इज़ अ प्रोसेस वेरी लिटिल एनर्जी इज प्रोड्यूस, कि ये प्रोसेस है इसमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी निकलती है, और प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू इथाइल एल्कोहल इन कार्बन डाइऑक्साइड विद प्रोड्यूस एनर्जी। प्लांट्स के अंदर हम देखें तो जो ग्लूकोज है, अंडरलाइन कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल के अंदर, इथाइल एल्कोहल में टूट जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, प्लांट्स के अंदर बता रहा हूँ ये मैं। दूसरा, वी रेस्पायर एनारोबिकली बट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट टाइम। हमको भी जरूरत पड़ती है एनारोबिक की, कब? जब हम कोई विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, जिम जा रहे हैं, उस समय हमारी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें एट ए टाइम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, लेकिन इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो फॉर थोड़े समय के लिए हमारी बॉडी भी करती है ये। वैन वी परफॉर्म द हैवी विगरस एक्सरसाइज, जब बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हैं, एंड डिमांड ऑफ एनर्जी इंक्रीज बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड। ऑक्सीजन सप्लाई वो लिमिटेड है और एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, तो ग्लूकोज यहाँ टूट जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर। अंडरलाइन करना बेटा इसको, मसल्स के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होने लगती है। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस एक्यूमुलेट्स इन मसल विच कॉज मसल्स क्रैम्प्स। और ये लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल में इकट्ठा होगा तो मसल्स में क्रैम्प आ जाएगा। क्रैम्प मीन्स हमें थकान महसूस होनी शुरू होगी। जब हम आपका आराम करेंगे या मालिश करेंगे या गर्म पानी से नहाते हैं तो ये लैक्टिक डिकम्पोज हो जाएगा और मसल्स को रिलैक्स मिलना शुरू हो जाता है। तो वी रिलीव फ्रॉम क्रैम्प्स बाय हॉट वाटर बाथ और मसाज। तो दिस इज बिकॉज द ब्लड सर्कुलेट इम्प्रूव विच टर्न्स इम्प्रूव द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या होता है, मसाज कराने से, हॉट वाटर से नहाने से, आराम करने से ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन पहुंचाने लगता है सेल्स को और मसल्स को। दिस हेल्प टू कन्वर्ट लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही लैक्टिक एसिड टूटना शुरू हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के अंदर। एंड द पेन सब्सिडाइज, और जो पेन हो रहा है मसल्स के अंदर वो खत्म होना शुरू हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जैसे हमारा ईस्ट है, अंडरलाइन कर लें बेटा, टेक प्लेस सर्टेन ऑर्गेनिज्म ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया
दे कैन सर्वाइव इवन इन एब्सेंस एंड आर कॉल्ड एनएरोब्स, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं, इनको एनारोब्स बोलते हैं हम, कि विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर लेते हैं। ईस्ट इज यूज टू मेक वाइन बियर एट इज ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू एल्कोहल। अब मैंने अंडरलाइन कर दिया बेटा, इनको जरूर ध्यान देना है। मैं अगले उसमें पहले आपको होमवर्क में इसके क्वेश्चंस बना के भेजूंगा और आपसे जवाब पुटअप करूंगा होमवर्क में, तो इसको तैयार जरूर कर लें। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब एक प्रोसेस और भी है ब्रीदिंग का और सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो है ब्रीदिंग, यानी एक्सेल और इनहेल। एक्सेल माने बाहर निकालना सांस को, और इनहेल माने अंदर लेना, इसको नाम देते हैं ब्रीदिंग। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, एनर्जीज इन्वॉल्व टू डू इन दिस प्रोसेस। इसमें एनर्जी निकलती नहीं है बल्कि एनर्जी ली जाती है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही।